स्वागत करता हूं जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, वेलकम है। देखिए आज का वीडियो है आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, ठीक है ना। इसमें से जो है हम फर्स्ट एड का बहुत सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, जैसे कि फर्स्ट एड होता क्या है, फर्स्ट एड देने का क्या उद्देश्य होता है, फर्स्ट एड का क्या गोल्डन रूल है, सुनहरा नियम है, वो बताएंगे, ठीक है। यानी प्राथमिक सहायता। साथ ही कुछ ऐसे कंडीशन में जैसे दम घुटना, समझ गए ना, डूबना, उसके बाद जो है आपको रेबीज, ठीक है ना, एपिस्टेक्सिस, समझ गए ना, इन सब में जो है हम आपको बताएंगे फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, 10 नंबर में दे देगा और कहेगा कि इन्हीं 2 कर जो है प्राथमिक उपचार बताए, समझ गए, तो आपको बताना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, कहता है आराम के साधन से क्या मतलब है, विभिन्न आराम के साधनों का वर्णन करें। कंफर्ट डिवाइसेज, डिस्क्राइब डिफरेंट कंफर्टेड डिवाइसेज। अब जैसे ये हम लोग आराम देने के लिए विभिन्न जो साधन का उपयोग करते हैं हॉस्पिटल में, पेशेंट को कैसे किन किन चीज़ों से आराम दिलाते हैं, तो उन सारे डिवाइसेज का जो है उसके बारे में पूछता है। जैसे 10 नंबर में देगा और कहेगा कि विभिन्न का जो है मतलब बताइए, विभिन्न का जो है उपयोग बताइए। 10 नंबर में देगा और उसमें से 5 को जो है दे देगा, कहेगा पाँचों का जो है उपयोग बताइए, कि पाँचों का मतलब क्या होता है, उपयोग क्या होता है 10 नंबर में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है फंडामेंटल में। जैसे आराम के साधन से क्या मतलब होता है, देख लीजिए। अस्पताल में भर्ती मरीजों को चिकित्सक उपचार के साथ साथ आराम के साधनों का भी उपयोग कर जल्द स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा सकता है। देखिए हॉस्पिटल में जो भी मरीज भर्ती होता है तो उसको तो उपचार ट्रीटमेंट चलता ही रहता है, साथ ही पेशेंट को आराम दिलाने के लिए कुछ ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं जिससे पेशेंट जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक है। मरीज को आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए एक नर्स कई प्रकार के आराम के साधनों का उपयोग करती है, ठीक है ना। अब जो पेशेंट हो उसको जिस तरीका के जो है स्थिति पोजीशन चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए, उसको जो है आराम के साधनों में इस्तेमाल करती है एक नर्स, समझ गया ना, जिनसे मरीज को आराम की स्थिति का अनुभव होता है, जिसके उपयोग से मरीज को जो है आराम का अनुभव मिलता है। समान रूप से प्रयुक्त की जाने वाले आराम के साधन निम्न हैं। तो आराम के साधन देख लिए कि आराम के साधन जो है मरीजों को स्वास्थ्य को जल्दी स्वस्थ होने में मदद करता है। यह नर्सों के द्वारा विभिन्न साधनों का उपयोग जो है मरीजों को आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिनसे मरीज को आराम का अनुभव होता है, जिसके लिए अनेक साधन हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला साधन है बैक रेस्ट। आप लोग को पता होगा बैक रेस्ट के बारे में, ठीक है। बैक रेस्ट क्या करता है, तो देखिए नाम से स्पष्ट है, बैक रेस्ट मतलब पीछे से आराम। यह मरीज के बैठने के समय में काम आता है, अतः इसे मरीज की पीठ को सहारा व आराम से बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग मरीज को फाउलर्स या फिर कार्डियक स्थिति प्रदान करने के लिए किया जाता है। देखिए बैक रेस्ट जो होता है ना, तो चूंकि यह एक आराम दिलाने का साधन है, इक्विपमेंट डिवाइस होता है, जिसमें जो क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट अपने बैक पेन से पीड़ित है या उसे जो है कोई ऐसे पीठ में दर्द है, पीठ में सूजन वगैरह है, तो जो है उसको बैठने का यह पोजीशन होता है, समझ गए, जिसको जो है, तो बैक रेस्ट का क्या काम होता है कि पीछे से अगर कोई प्रॉब्लम हो पीठ में तो उसको जो है सहारा देता है। चूँकि इसमें पेशेंट जो होते हैं बैठते हैं अगर बेड पर, तो उसको पीछे से सहारा दिया जाता है। जैसे लोग जो है देखते होइएगा कि अपने बैक को आराम दिलाने के लिए जब कोई दीवार से सहारा लेता है या फिर जो है तकिया लगाता है बैक में अपने, तो ये सब क्या है, एक आदमी को कंफर्टेबल बनाने का, आरामदायक बनाने का यह जो है साधन होता है, जो व्यक्ति को पीछे से पीठ को सहारा प्रदान करता है, जिसका उपयोग जो है फाउलर या फिर कार्डियक पोजीशन देने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। बैक रेस्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, या तो फाउलर पोजीशन देने के लिए या फिर कार्डियक स्थिति देने के लिए, और दोनों स्थिति व्यक्ति बैठा ही रहता है, समझ गए। चलिए ये हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिएगा ब्रेड कैडल। ब्रेड कैडल क्या होता है, इसे मरीज के ओढ़ने वाले कपड़ों, कंबल, चादर के भार से बचाने के लिए तथा मरीज द्वारा ओढ़े गए कपड़ों को मरीज के शरीर के संपर्क में आने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जले हुए मरीज के मामले में प्लास्टर कास्ट को सुखाने के लिए, ऊष्मा प्रदान करने के लिए, ठीक है। ब्रेड कैडल क्या होता है, जैसे मानिए कोई बेड पर मरीज सोए हुआ है, ठीक है, अब उसका जला हुआ है, उसका शरीर जला हुआ है, तो ऐसे में अगर उसको हम कोई कपड़ा उठाएंगे ऊपर से, तो क्या होगा कि वो पेशेंट को इरिटेट लगेगा, उसके शरीर जले हुए भाग पर वो कपड़ा लगेगा तो उसको जो है इरिटेट होगा। या किसी का अगर पैर फ्रैक्चर हो गया है और उसको जो है प्लास्टर अभी चढ़ा है, तो वो प्लास्टर गीला है तो वो जो है कपड़ा में लगेगा, तो इन सभी को लिए जो है ब्रेड कैडल का उपयोग किया जाता है। ताकि ये ब्रेड कैडल क्या किया जाता है कि एक ऐसे करके ऐसे होता है और इसके अंदर मरीज होता है, समझ गए ना, और ये जो ब्रेड कैडल होता है इस पर जो है ऊपर से चादर रख दिया जाता है, जिससे मरीज को
क्या होता है कि मरीज ढक भी जाता है और जो है उसे कपड़ा जो है उसके शरीर को टच भी नहीं होता है, समझ गए। और यह जले हुए पेशेंट प्लास्टर को उष्मा देने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को उष्मा देना हो तो उसको शरीर में संपर्क नहीं करके इसी पर जो है ब्रेड कैडल के ऊपर से ही जो है कपड़ा के माध्यम से इसको उष्मा देंगे, ठीक है ना। तो ये ब्रेड कैडल का ही उपयोग होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बेड ब्लॉक्स है। बेड ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है देख लीजिए। यह मरीज के पलंग को सिरहाने अथवा पैताने की ओर से ऊंचा उठाने के प्रयोग में आता है। यह लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। इसका उपयोग आघात से बचाने, रक्तस्राव को रोकने, एनीमा को शरीर के अंदर कुछ देर रखने के लिए, स्पाइनल एनेस्थेसिया देने के बाद किया जाता है। देखिए ब्लेड ब्लॉक्स का क्या मतलब होता है। ब्लेड ब्लॉक्स का जैसे आप लोग को पता है कि ब्लेड ब्लॉक्स जो होता है, जो मरीज बेड पर पड़ा होता है तो उसको यह उठाने के लिए काम आता है। मान के किसी पेशेंट को सर के साइड से उठाना हो तो देखते होइएगा आधुनिक जब हॉस्पिटल में जाते होंगे तो वहाँ पे जो बेड सब रहता है उसको जो है सिरा के साइड से उसको जो है नचाने से जो है वह बेड ऊपर उठते रहता है, समझ गए ना। ऊपर उठता है, जितना भी आवश्यकता हो बेड को ऊपर उठा सकते हैं सिरहाने से या फिर पैर के साइड से, है ना। तो यह क्या होता है कि व्यक्ति को रक्तस्राव, आघात, शॉक, एनीमा, ब्लीडिंग, समझ गए ना, एनीमा को कुछ देर तक अंदर रखने के लिए, स्पाइनल एनेस्थेसिया, इस सब में जो है बेड ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है, समझ गए। बेड ब्लॉक्स क्या होता है पता है, यह मरीजों के पलंग के सिरहाने अथवा पैरताने में लगा होता है जो उसको ऊपर उठाने के लिए उपयोग में लाता है, समझ गए ना। यह लोहे या लकड़ी कोई भी का बना होता है जो शरीर को आघात, रक्तस्राव, एनीमा और शरीर के कुछ अंदर एनीमा रखने, स्पाइनल एनेस्थेसिया देने के बाद इसका उपयोग किया जाता है बेड ब्लॉक्स को, समझ गए ना। चलिए फुट रेस्ट क्या होता है, आप लोगों को नाम से स्पष्ट है। फुट रेस्ट का मतलब पैर का आराम दिलाना। देख लीजिए यह मरीज के पैरों को आधार व सहारा प्रदान करता है। इससे मरीज के पैरों को आराम मिलता है, बिल्कुल सही है। तथा पादपात मतलब फुट ड्रॉप को रोकने के बचाव में काम आता है, समझ गए ना। यह पैरों की समान स्थिति बनाए रखने में मदद करता है। कार्यालयों में भी लोगों द्वारा पैरों को सहारा देने के लिए भी फुट रेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए फुट रेस्ट का मतलब होता है कि अगर किसी को पैर को सहारा देना हो नीचे से आधार से तो जो है उसे सहारा देते हैं, समझ गए ना, जो पैर को क्या करता है आराम दिलाता है। इसका उपयोग जो है व्यक्ति को जो है फुट ड्रॉप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फुट ड्रॉप को रोकने के लिए, ठीक है ना। यह पैरों को समान स्थिति बनाए रखने में मदद करता है, मतलब एक समान स्थिति बनाए रखने में मदद करता है, समझ गए। लोग कार्यालय में भी इसका उपयोग करते हैं पैरों को सहारा लेने के लिए, ठीक है ना। तो यही आपका हो गया फुट रेस्ट। फुट रेस्ट मतलब पैरों को आराम दिलाना। तो पैर का आराम दिलाने का काम यही फुट रेस्ट करता है, जो फुट ड्रॉप से भी बचाता है। कार्यालय में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पैर को सहारा के लिए, क्योंकि ये नीचा से आधार से यह मरीज पैर को सहारा देता है जिससे आराम मिलता है, ठीक है। पांचवा है एयर क्यूशन, हवाई गद्दा। हवाई गद्दा या एयर क्यूशन का क्या काम होता है देख लीजिए। यह हवाई गद्दे रबर के बने होते हैं। इन्हें मरीज के शरीर की त्वचा के सीधे संपर्क में नहीं लाना चाहिए। इस पर कोई खोल या कवर अवश्य चढ़ाकर रखना चाहिए। इसमें हवा भरकर फुलाया जाता है। इसका उपयोग शरीर के किसी भाग पर से दबाव को हटाने तथा शरीर के भार को हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए हवाई गद्दा का मतलब होता है कि एक जो है आपका गद्दा होता है जिसमें जो है क्या होता है रबर का बना होता है। अब जो है चूँकि इसको जो है आपको शरीर के त्वचा के सीधे संपर्क में नहीं लाना चाहिए एयर क्यूशन को, ठीक है ना। इस पर खोल या कवर चढ़ाकर रखना चाहिए, डायरेक्ट इसको संपर्क में नहीं लाना चाहिए एयर क्यूशन को। इसका काम यही होता है कि यह शरीर को भार को कम करता है, दबाव को हटाने का कार्य करता है, या शरीर को भार को हटाने या कम करने का प्रयास करता है। शरीर के जिस भी भाग में अगर भारीपन लगे तो वहाँ पे जो है ये एयर क्यूशन लगाकर उस पर जो है व्यक्ति को वजन दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका एयर क्यूशन यही होता है, हवाई गद्दा, समझ गए ना। चलिए पानी के गद्दे, मैट्रेस, ये भी पानी के गद्दे हैं। वो हवाई गद्दा था, उसमें हवा भरा रहता था, पानी के गद्दे हैं। इसका उपयोग अधिक मोटे या अधिक दुबले शरीर वाले मरीज के इस्तेमाल में किया जाता है, क्योंकि ऐसे मरीज को बिस्तरी घाव की संभावना ज़्यादा होती है। इन गद्दों पर शरीर द्वारा लगाए जाने वाला दबाव सब जगह बराबर बट जाता है। इस कारण दाब बरन जो है नहीं होने की संभावना कम हो जाता है, अथवा इनकी सतह मुलायम होने के कारण घर्षण भी नहीं होता है। देखिए पानी का गद्दे, वाटर मैट्रेस का मतलब होता है कि ये जो मैट्रेस होता है पानी वाला, ये जो होता है यह अधिक मोटे या फिर अधिक दुबले वाले मरीजों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि जो अधिक पतले होते हैं या फिर अधिक मोटे होते हैं तो उनमें जो है बिस्तरी घाव, बेड सोर होने की संभावना अधिक होते हैं, समझ गए। तो इस कंडीशन में उनका शरीर पर जो है ये पानी के गद्दे के द्वारा जो है क्या होता है,
इन गद्दों पर शरीर द्वारा लगाए जाने वाला दबाव सब जगह बट जाता है। चूँकि इसमें पानी भरा हुआ गद्दा होता है तो इसमें मरीज़ जब अपना शरीर रखता है तो मरीज़ का जो दबाव इस गद्दा पर पड़ता है तो सभी जगह एक समान से दबाव चले जाता है। ऐसा नहीं है कि शरीर के किसी एक अंग में दबाव दे रहा है, समझ गए ना। तो ये वाटर मैट्रेस शरीर को जो है सभी जगह समान दबाव देता है, जिससे जो है बिस्तरी घाव होने की संभावना कम हो जाता है, समझ गए ना। तो यही वाटर मैट्रेस के काम होता है, जो क्या करता है कि बिस्तरी घाव से बचाता है व्यक्ति को, समझ गए ना, और सभी जगह समान दबाव लगाता है शरीर पर, समझ गए। इस कारण द्रव्यमान होने की संभावना कम होता है और इसका सतह जो है मुलायम होने के कारण घर्षण भी नहीं होता। अब घर्षण नहीं होगा तो बिस्तरी घाव होने की संभावना भी कम होगा, ठीक है। चलिए नी रेस्ट देखिए, नी रेस्ट का मतलब होता है यह मरीज के घुटनों के नीचे की पेशियों को सहारा देने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नी रेस्ट की जगह हम तकिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तकिया नी रेस्ट का भी कार्य करता है। परंतु नी रेस्ट का लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रक्ततंत्र थ्रोम्बस निर्माण एवं फुफ्फुसीय रक्त स्रोत शोधन पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की संभावना हो सकती है। नी रेस्ट का उपयोग करते समय थोड़ी थोड़ी देर में स्थिति बदलते रहना चाहिए। देखिए नी रेस्ट का जो काम होता है, अगर किसी को घुटना में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे जो है घुटना के नीचे जो पेशी है, नीचे वाला जो भाग है पेशी है, उस मसल्स को जो है हम घुटना के नीचे जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। नी रेस्ट में हम चाहें तो तकिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नी रेस्ट के जगह। इससे होता यह है कि जो है तकिया जो है नी रेस्ट का भी कार्य करता है, यानी घुटना को भी जो है आराम दिलाने के लिए काम। नहीं देखते हैं कि कोई पेशेंट को अगर घुटना में बहुत प्रॉब्लम होता है तो उसको जो है तकिए पर जो है उसका घुटने का भाग रखवा दिया जाता है, ठीक है ना। परंतु नी रेस्ट जो है लगातार जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार इस्तेमाल करने से जो घुटना के नीचे से जो ब्लड संचार हो रहा है वो ब्लड संचार में जो है प्रॉब्लम आएगा, रुकने का संभावना आएगा, उसमें जो है थ्रोम्बस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की संभावना होगा, समझ गए ना। नी रेस्ट का उपयोग करते समय थोड़ी थोड़ी देर में स्थिति बदलते रहना चाहिए, ताकि जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो, समझ गए ना। तो ये नी रेस्ट हो गया, समझ गए। चलिए रेत की थैली सैंड बैग क्या होता है देख लीजिए। इसका उपयोग मरीज के शरीर के किसी भाग को स्थिर करने या गतिहीन करने के लिए किया जाता है, जैसे फ्रैक्चर में फुट ड्रॉप व रिस्ट ड्रॉप को रोकने के लिए आदि। देखिए अगर किसी को फ्रैक्चर मतलब पैर टूट गया है, हिले डुलेगा तो उसको दर्द होगा, दिक्कत होगा, ज्वाइंट नहीं होगा, तो एक ऐसा बैग होता है जिस बैग में बालू भरा होता है, ठीक है ना, बालू भरा होता है। और इस बालू जब भरा होता है तो इसमें जो है पैर भी जो है इस बालू में, और ये बालू वाला बैग में पैर को क्या किया जाता है, धंसा दिया जाता है। और जो है एक क्या होता है, धंसने के बाद पैर को बालू जो है जकड़ देता है, जिससे पैर का जो गति जो होता है वह गतिहीन हो जाता है, जिससे व्यक्ति का जो पैर है इधर उधर नहीं हिल पाता है, समझ गए ना। और यह फ्रैक्चर में, फुट ड्रॉप में और रिस्ट ड्रॉप में रोकने के लिए काम आता है सैंड बैग का, समझ गए ना। जैसे एक बैग है, इसमें पैर को हम रख दिए और बालू से भर दिए, तो क्या करेगा, बालू भरने के बाद पैर को ये हिलने देगा, नहीं हिलने देगा, यानी गतिहीन कर देगा। तो गतिहीन हो जाएगा तो व्यक्ति को जो है आराम मिलेगा, दर्द कम होगा, और फ्रैक्चर में, फुट ड्रॉप में, रिस्ट ड्रॉप ये सब में रोकने में मदद करता है सैंड बैग। ओके चलिए 9 में यहाँ पे देखिएगा कार्डियक टेबल है। कार्डियक टेबल का क्या उपयोग होता है, नाम से स्पष्ट है, कार्डियक का मतलब हृदय। यह टेबल हृदय ग्रस्त रोगी के उपयोग में लाई जाती है, नाम से स्पष्ट है, तो यह हृदय ग्रस्त हार्ट वाले डिजीज के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। इस टेबल को मरीज के बिस्तर के ऊपर मरीज के सामने रखा जाता है, मतलब जहाँ पेशेंट है जिस बिस्तर पर, उस बिस्तर के ऊपर एक टेबल रख दिया जाता है जिसको कार्डियक टेबल कहते हैं, जिस पर जो है पेशेंट क्या करता है, अपना सिर और वह हाथ रखकर आराम से बैठ सकता है, समझ गए ना। जैसे व्यक्ति उठकर बैठा है बेड पर और उसको जो है हृदय हार्ट का डिजीज है, तो उसके सामने एक जो है टेबल रख देता है, ताकि पेशेंट जो है इस पर अपना सर और हाथ रखकर आराम से बैठ सके, समझ गए ना। तो ये कार्डियक टेबल हो गया। ओके चलिए 10वां देखिएगा रबर तथा कॉटन के छल्ले। रबर तथा कॉटन के छल्ले का क्या मतलब होता है देख लीजिए। यह रबर के बने छल्ले होते हैं, इनका इस्तेमाल मरीज की कोहनियों या एड़ियों के नीचे लगाकर उन भागों से दबाव कम करने के लिए किया जाता है। देखिए रबर एवं कॉटन के छल्ले हैं, अगर किसी को एड़ी में या किसी को जो है कोहनी में या एड़ियों में किसी को प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा भार महसूस करता है, दर्द महसूस करता है, तो उस कोहनी और एड़ी के नीचे ये रबर के बने छल्लों को लगाया जाता है, ताकि उस पर जो दबाव है इस रबर वाले छल्ला पर पड़े, डायरेक्ट जो है उसे ज़मीन पर ना पड़े, जिससे दबाव कम होगा और दर्द कम होगा, समझ गए। तो ये रबर तथा कॉटन के छल्ले का उपयोग है, जो क्या करता है कि नीचे लगाकर दबाव कम करने के लिए किया जाता है एड़ियों और कोहनियों का, समझ गए।
11 नंबर देखिए, स्पटम कप। स्पुटम कप क्या होता है? यह मरीज के थूक व बलगम के एकत्रित करने के काम में आता है। स्पुटम कप का मतलब होता है कि अगर कोई मरीज भर्ती है, बेड पर है, तो वो इधर उधर जाके थूके नहीं, तो इसके लिए एक कप होता है जिसे स्पुटम कप कहते हैं, जिसमें मरीज अपना थूक व बलगम एकत्रित करता है। समझ गए ना, ये हो गया। 12 है, देख लीजिए यहाँ पे, बेड पान या यूरिनल। बेड पान या यूरिनल क्या होता है देख लीजिए। इसका उपयोग बिस्तर पर ही रहने वाले मरीज को मल मूत्र त्याग करने के लिए किया जाता है। देखिए, कोई मरीज गंभीर रूप से बीमार है, वो इधर उधर उठ के नहीं जा सकता है, तो उसके लिए बेड पर ही जो है एक ऐसा सामान जो है उपलब्ध कराया जाता है जो व्यक्ति अपने बिस्तर पर ही मल मूत्र त्याग करे, लेकिन बिस्तर गंदा नहीं हो, तो इसके लिए बेड पान और यूरिनल का उपयोग किया जाता है। इस बेड पान और यूरिनल के द्वारा जो मरीज अपने बिस्तर पर ही रहने वाला है, वो अपने बिस्तर पर ही मल मूत्र का त्याग जो है करने के लिए इस बेड पान और यूरिनल का उपयोग किया जाता है। समझ गए? चलिए लास्ट यहाँ पे देखिएगा, कॉल सिग्नल। कॉल सिग्नल का मतलब क्या होता है? यह मरीज के किसी भी वक्त मदद करने में सहायक होती है। इसके द्वारा मरीज जो है नर्स को आवश्यकता पड़ने पर बेल करके बुला सकता है। कॉल सिग्नल का मतलब क्या होता है? अगर मरीज को कोई चीज़ प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आवश्यकता है, तो उसे जो है मरीज जो है बेल बजा के और आवश्यकता पड़ने पर नर्स को बुला सकता है। तो यही जो है कॉल सिग्नल होता है, जिसमें नर्स जो है आकर मरीज के बातों को, आवश्यकताओं को सुनती है। समझ गए? तो ये आपका कॉल सिग्नल हो गया। ठीक है, ये 13 पॉइंट है। इस 13 में से 5-6 कोई भी आपको दे देगा 10 नंबर में और कहेगा कि इसका क्या उपयोग है, कहाँ काम में आता है, लिखिए इसके बारे में। तो लिख दीजिएगा आसानी से। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन आ गया फर्स्ट एड। फर्स्ट एड से आपको जो है कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट एड का बारे में डिफिनीशन क्या होता है देख लीजिए। चिकित्सीय मदद आने या अस्पताल ले जाने से पहले बीमार या घायल व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल चिकित्सा को ही प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। यह सहायता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जिसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो। इसका परिभाषा होता है, मानिए कोई पेशेंट है, कोई एक्सीडेंटल पेशेंट है, जला हुआ पेशेंट है, या फिर कोई गंभीर रूप से बीमार पेशेंट है, तो उसको अस्पताल ले जाने से पहले तत्काल जो दिया जाने वाला जो चिकित्सा होता है ना, उसी को जो है हम लोग प्राथमिक सहायता कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई एक्सीडेंट कर गया पेशेंट, अब उसको जो है अचानक से उठाएं पठाएं, ब्लीडिंग हो रहा है, उसको रोकें और उसको जो है सहारा दिलाएं, उसे दिलासा दिलाएं, और जो है उसे दर्द है तो एनाल्जेसिक दे दे, समझ गए ना, और उसे जो है ठीक तरीके से अस्पताल में पहुंचा दे। तो यानी अस्पताल पहुंचने से पहले जो उसको मदद, जो उसको देख रेख किया जाता है, वही जो है आपको जो है होता है प्राथमिक चिकित्सा। और प्राथमिक चिकित्सा जो है ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जिसको प्राथमिक चिकित्सा के बारे में कुछ ज्ञान हो। समझ गए ना, तो यही फर्स्ट एड होता है। ओके, चलिए फर्स्ट एड का क्या उद्देश्य होता है भाई? फर्स्ट एड क्यों दिया जाता है? तो देख लीजिए, कॉमन सी बातें हैं। प्राथमिक सहायता का प्रथम उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को बचाना है। कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट रोड पे कर गया, जल गया, पॉइजन खा लिया, कुत्ता काट लिया, समझ गए ना, या नाक से ब्लडिंग होने लगा, तो उसको जो है कि इस कंडीशन में सबसे प्रथम उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति को बचाया जाए, कैसे इसको जीवन बचाना है। तो प्राथमिक सहायता का प्रथम उद्देश्य यही होता है। दूसरा उद्देश्य होता है कि रोगी की समान अवस्था को खराब होने से रोकना। व्यक्ति ज़्यादा गंभीर ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम उसको क्रिएट ना हो, तो इसके लिए जो है बचाना इसका मेन मकसद होता है, मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। तीसरा है कि रोगी की पीड़ा व दर्द को कम करना। अब कोई पेशेंट एक्सीडेंट किया, जल रहा है, तो फर्स्ट एड से हल्का उसका जो है पीड़ा और दर्द को कम कर सकते हैं, ये इसका उद्देश्य होता है। स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना। अब जो पेशेंट बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है या जल गया है या कुछ भी बीमारी है, तो उसको जो है स्वास्थ्य लाभ में मदद कैसे मिलेगा, कैसे सहायता आएगा? तो वो जो है कहीं ना कहीं उसको फर्स्ट एड मिलेगा, तो उसका जीवन जो है बढ़ने का सहायता चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद हॉस्पिटल में जब ले जाएगा तो। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा, 5वां पॉइंट है, यदि अस्पताल में चिकित्सा की आवश्यकता हो तो रोगी को बिना किसी नुकसान के निकटतम अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करें। पहले फर्स्ट एड देने के बाद अगर लगेगा कि पेशेंट को एकदम एडमिट करना है, तो जो है निकटतम किसी अस्पताल में ले जाने का व्यवस्था करेंगे। ठीक है ना, ये इसका उद्देश्य होता है। रोगी की घबराहट दूर करना तथा उसकी स्थिति को बिगड़ने से रोकना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कोई भी रोगी है उसको स्थिति से घबराए नहीं, उससे जो है स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने ना दे, तो इसके लिए फर्स्ट एड किया जाता है, हेल्प किया जाता है। समझ गए ना, आप चाहें तो इसमें और सारा पॉइंट इंक्लूड करके लिख सकते हैं कि कोई भी पेशेंट को अगर आप प्रथम कहीं बचाता है कोई, तो उसका क्या क्या जो है बेनिफिट, क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। समझ गए ना, तो ये 6 पॉइंट हम यहाँ पे लिखे, आप और भी लिख सकते हैं प्राथमिक सहायता के उद्देश्य में, कि यानी प्राथमिक सहायता क्यों दिया जाता है, किसी को जो है बचाना क्यों जरूरी है हॉस्पिटल से पहले। समझ गए ना, चलिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कभी 5 नंबर, कभी 10 नंबर में पूछेगा। 10 नंबर में पूछेगा तो कहेगा प्राथमिक सहायता क्या होता है, इसके उद्देश्य और सुनहरे नियम को लिखे। तो देखिए सुनहरे नियम को चलिए हम लोग देखते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। ओके, चलिए
प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे आपको जो है सुनहरे नियम को पॉइंट में दिया गया है, 12-13 पॉइंट है। इस 12-13 पॉइंट को आप 20 पॉइंट भी बनाकर लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर स्किल पर जो है डिपेंड करता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 पॉइंट 20 पॉइंट में आपको लिखना चाहिए, समझ गए। बाकी चलिए हम बताते हैं। कोई भी पॉइंट को आप कहीं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं 1 नंबर बता रहा हूँ तो आपको इसको भी 1 ही नंबर में रखना है और इस चक्कर में आपको रटने लगना है कि 1 में है, 2 में है, 3 में है। ऐसा नहीं करना है, बस नियम है तो आपको जो जहाँ याद आए लिखते चलिएगा, ठीक है। जैसे प्राथमिक सहायता करने वाले व्यक्ति को घटना वाले स्थान पर शीघ्रता से पहुँचना चाहिए। प्राथमिक सहायता का ये रूल होता है कि जो भी प्राथमिक सहायता का जानकार हो तो उसे तुरंत जो है घटना स्थल पर पहुँचना चाहिए, समझ गए ना। ये प्राथमिक सहायता का नियम है फर्स्ट एड का। और सबसे पहले आवश्यक कार्य को शांतिपूर्वक और बिना किसी भी घबराहट के करें। जो फर्स्ट एड देने, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो इस गोल्डन रूल को समझ लेंगे वो फर्स्ट एडर को भी समझ लेंगे, समझ गए ना। वो फर्स्ट एडर को भी समझ लेंगे, समझ गए, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एडर मतलब प्राथमिक सहायता करने वाला या प्राथमिक सहायक कौन होता है, प्राथमिक सहायक का क्या क्या जिम्मेदारी है। तो जो ये गोल्डन रूल्स याद कर लेगा ना उसको ये फर्स्ट एडर भी याद हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एडर भी वही है जो इस फर्स्ट एड में अच्छे से काम करता है, समझ गए। तो आपको इसमें भी ये पॉइंट सब लिख देंगे तो हो जाएगा। तो फर्स्ट एडर जो फर्स्ट एड देता है, सहायता करने वाला, समझ गए ना। और फर्स्ट एड मतलब क्या क्या चीज़ें किया जाता है, समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दूसरा पॉइंट है कि पहुँचने के साथ ही शांतिपूर्वक और बिना किसी हड़बड़ाहट के काम शुरू करेंगे, ठीक है। प्राथमिक सहायता करने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे आराम से काम करना चाहिए। अब जो भी फर्स्ट एड हो उस फर्स्ट एड में ये नियम कहता है कि आप अगर फर्स्ट एड दे रहे हैं तो आपको आराम आराम से धीरे धीरे बिना किसी हड़बड़ाहट के काम करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि श्वास क्रिया रुक गई हो तो कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। अगर व्यक्ति का श्वास रुक गया हो उस कंडीशन में कृत्रिम श्वास यानी CPR भी दे सकते हैं, समझ गए ना। अगर श्वास रुक गया है मतलब व्यक्ति पूर्ण तरीका से बेहोश हो गया है, अनकॉन्शियस है, तो उसको आप CPR देकर उसका श्वास वापस कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, रोगी को टेढ़ा लिटा दे ताकि रक्तस्राव बाहर निकल जाए, रोगी रक्तस्राव को अंदर की ओर न ले जाए। अब अगर पेशेंट का ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको जो है क्या करना चाहिए आपको कि उस ब्लीडिंग वाले पेशेंट को जो है आपको, तो ही चीज़ें हैं कि अगर कोई पेशेंट, समझ गए ना, कि अगर किसी पेशेंट ऐसा है जिससे रक्तस्राव हो रहा है तो उसे जो है क्या करेंगे, टेढ़ा लिखा देंगे ताकि जो ब्लड हो और अगर ब्लीडिंग है तो जो बाहर है वो बाहर ही रह जाए, वो बाहर अंदर ना जाए, समझ गए ना। चलिए छठा है कि अनावश्यक प्रयास से बचे। अनावश्यक प्रयास का मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि फालतू के और बिना किसी आवश्यक वाला कार्य न करे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्राथमिक सहायक को मौके के अनुसार उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात पट्टियों के स्थान पर कपड़े आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, जो भी प्राथमिक सहायक देने वाला हो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो सहायता दे रहे हैं, मान गए प्राथमिक सहायता देने वाला कोई व्यक्ति अगर जंगल में जो कि लोगों सुनसान जगह पे किसी को अगर एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे तो उसको ज़्यादा संसाधन नहीं मिलेगा, तो जो भी संसाधन उसको वहाँ पे मिले दिखे उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे पट्टी के जगह पर कपड़े का भी उपयोग करना चाहिए ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, 8वां पॉइंट है, देखिएगा कि रोगी को रक्त प्रवाह को ठीक करें, रोगी को तरल पदार्थ दे। अगर आपके आसपास जल हो या कुछ और चीज़ें हो तरल में, और तो तरल पदार्थ दे और उसको ब्लीडिंग को जो है रोकने का प्रयास करें, ठीक है। रोगी को सुरक्षित स्थान पर लिटाना चाहिए। अब मान गए बीच स्थान पर कोई पेशेंट एक्सीडेंट कर गया है तो उसको जो है साइड में लाएंगे, सुरक्षित स्थान पर लाएंगे। यदि रोगी को कमरे में घुटन हो रही हो तो खुली जगह पर ले जाना चाहिए। अगर मरीज कमरे में है और कमरे में अगर उसको घुटन वाला प्रॉब्लम हो रहा है, इस पर दम घुटना हो रहा है, तो उसे जो है खुली जगह पर ले जाएंगे ताकि खुली वातावरण में उसे ऑक्सीजन मिल पाएगा, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, प्रभावित व्यक्ति के संबंधितों को दुर्घटना या बीमारी तथा दुर्घटना स्थल के विषय में सूचित करें। अब जो इफेक्टिव पेशेंट है, जो दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति है, उससे जो है संबंधित व्यक्तियों को जानकारी देंगे, उसके अभिभावकों को, उसको संबंधी को, और स्थल जगह के बारे में बताएंगे कि कहाँ पे हुआ है, ठीक है। रोगी को निकटतम अस्पताल ले जाने का प्रबंध करना चाहिए। रोगी को जो है बिना किसी देर किए हुए निकटतम जो अस्पताल होगा वहाँ पे ले जाने का प्रबंध करना चाहिए। फर्स्ट एड का ये काम होता है, समझ गए। रोगी को आसपास लोगों को भीड़ न लगने दे, केवल उन्हीं लोगों को रोगी के निकट आने दे जो प्राथमिक सहायता की जानकारी रखते हैं। अब जो है फालतू के वहाँ पर भीड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे जो है रोगी को घुटन और महसूस हो सकता है, श्वास में उसको जो है ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है भीड़ होने से, समझ गए ना।
तो इस कारण जो है आसपास से भीड़ हटा देना चाहिए और उनको रखना चाहिए जो प्राथमिक सहायता के बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि रोगी को ढांढस बांधकर भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करें। ढांढस के मतलब होता है कि मनोवैज्ञानिक सहारा, उससे हेल्प करे, मनोवैज्ञानिक सहारा दे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल बस हल्का फुल्का प्रॉब्लम है, ऐसे जो है उसे जो है दिलासा दिलाना चाहिए। समझ गए ना। तो ये आपका लास्ट पॉइंट है, 13 पॉइंट था। तो ये सब जो है आपके सुनहरा नियम है। आप चाहें तो और सारे जो है नियम इसमें लिख सकते हैं कि आप फर्स्ट एडर के रूप में, यानी किसी को प्राथमिक सहायता दिया जाएगा तो किन किन बातों को और ध्यान में रखा जाएगा, वही आपको नियम में लिखना होता है। समझ गए। तो 13 पॉइंट है, आप चाहे तो इसको 20 पॉइंट आराम से बना सकते हैं और किन किन चीज़ों को हेल्प करेंगे फर्स्ट एड में। समझ गए ना। चलिए, गोल्डन रूल हो गया। अब यहाँ पे देखिए दम घुटना। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा जैसे दम घुटना में फर्स्ट एड, डूबने में फर्स्ट एड, कुत्ते काटने में फर्स्ट एड। समझ गए ना। तो ये सब जो है आपका होता है, पूछता है इस सब में फर्स्ट एड। चलिए देखिए दम घुटना होता क्या है, परिभाषा देख लीजिए। शरीर में ऑक्सीजन की कमी व कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से सांस लेने में रुकावट आती है, जिससे बेहोशी आती है। इसे ही दम घुटना कहते हैं। यदि यह स्थिति देर तक बनी रहती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखिए, दम घुटना का मतलब होता है कि जैसे ही आपके जो है जैसे ही शरीर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा और ऑक्सीजन कमेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको दम घुटने में परेशानी होगा ही होगा, दम में सांस लेने में रुकावट आएगा ही आएगा। और सांस लेने में जैसे ही रुकावट आएगा तो बेहोशी छा जाता है, और बेहोशी अगर ज़्यादा देर तक रह जाता है तो जो है वह व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। समझ गए। और यही जो सांस लेने में रुकावट आता है इसी को हम लोग दम घुटना कहते हैं। समझ गए ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कारण क्या होता है दम घुटने का। जैसे लंग्स में चोट लग गया, छाती में चोट लग गया, वायु मार्ग में रुकावट आ गया, बेहोश व्यक्ति में जीभ का पीछे की ओर मुड़ना, श्वसन मार्ग में खाना चले जाना, उल्टी होना, नकली दांत, बाहरी वस्तु आदि का फंस जाना। समझ गए ना। गले में जलने, संक्रमण, डंक आदि के तंतुओं को सूजन आना, छाती पर दबाव आना, जैसे दीवार या छत आदि का ऊपर गिरना, किसी गाड़ी से दुर्घटना की चपेट में आकर कुचल जाना, अथवा भीड़ का दबाव, इस समय जो है व्यक्ति को दम घुटने लगता है। ठीक है। श्वास नली पर दबाव, जैसे फांसी लगाना या गले की टाई किसी मशीन में फंसने से व्यक्ति को श्वसन का जो है कष्ट हो सकता है। साथ ही वायु मार्ग में पानी भरने से, जैसे डूबने से व्यक्ति डूबता है तो क्या होता है उसके जो ट्रेकिया है, वायु मार्ग है, उसमें क्या होता है श्वास नली में पानी भर जाता है, जिससे व्यक्ति जो है हवा कमता है, पानी भर जाता है, जिससे व्यक्ति जो है दम घुटकर मृत्यु हो जाता है। ठीक है। लक्षण क्या होता है तो सांस लेने में कठिनाई होगा, दम घुटने वाले पेशेंट को घबराहट होगा, अनकॉन्शियस होगा, चेहरा, होठ और नाखून नीला होने लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन का कमी होने लगेगा, रोगी की नाड़ियों में सूजन हो जाएगा, रोगी को दौरा पड़ने लगेगा। ठीक है ना। साथ में 5वां है रोगी को सांस भी रुक सकती है, रोगी की नाड़ी जो है गति तेज हो जाएगा, कमजोर भी हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है रोगी के मुंह या नाखूनों से झाग आ सकता है। ऐसे में रोगी अपना मुंह खोलकर और सांस लेना चाहता है, सांस रुक रुक कर लेता है। समझ गए। तो ये एस्फेक्सिया हो गया, श्वसन कष्ट हो गया। समझ गए। चलिए, अब श्वसन कष्ट वाले को किन किन जो है देख रेख करना चाहिए देख लीजिए। सबसे पहले दम घुटने के कारण को हटाएं एवं वायु मार्ग खोलें। सबसे पहले जो दम घुटने का कारण है उसको हटाना चाहिए और वायु मार्ग को खोलना चाहिए ताकि वायु का अच्छे से ले सके। ठीक है। रोगी को पीठ के बल लिटा दे। यदि रोगी अचेत हो तो वायु मार्ग खोल दे एवं सांस का निरीक्षण करे। यदि जरूरत पड़े तो बचाव प्रणाली ABC पूरा करे। ठीक है ना। व्यक्ति जिसको अगर एस्फेक्सिया हो तो उसके पीठ के बल लिटा दे, और रोगी को अचेत हो तो उसे वायु मार्ग खोलना चाहिए और आवश्यक पड़ने पर बचाव प्रणाली ABC का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। रोगी को रिकवरी पोजीशन में रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति ठीक हो सके। रोगी की सांस की गति, नब्ज की गति प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर चेक करते रहें दम घुटने वाले पेशेंट को। ठीक है। उसके बाद है रोगी की ज़रूरत हो तो रोगी के कृत्रिम श्वास दे। जब तक रोगी अपने आप श्वास न ले इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है रोगी को तुरंत अस्पताल में शिफ्ट करना चाहिए ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन और वेंटिलेशन मिल सके आसानी से। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया श्वसन कष्ट वाला कंप्लीट। अब हम यहाँ पे कुत्ते काटना, एनिमल या डॉग बाइट के बारे में देखते हैं। ठीक है। देख लीजिए, आपसे रेबीज के ऊपर भी पूछ सकता है तो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, पालतू जानवरों के द्वारा सबसे ज़्यादा काटने की घटनाएं होती है। ठीक है। पालतू जानवर जिन्हें टीके नहीं लगे होते हैं वह जंगली जानवरों के काटने से रेबीज की बीमारी का खतरा होता है। यह एक घातक वायरल रोग है जिसके कारण रोगी के भयंकर कष्ट पाता है। इस बीमारी में शुरुआती लक्षणों के प्रकट होने के बाद ही मृत्यु हो जाती है। समझ गए। रेबीज पैदा करने वाले जानवरों में कुत्ता, बिल्ली, भेड़, ऊंट जैसे घरेलू जानवर के अलावा लोमड़िया, गिद्दर, लकड़बग्घा, चमगादड़ आदि जीव के शामिल है। खरगोश व गिलहरी में रेबीज न के बराबर होता है। देखिए, लोग पालतू जानवर पोसता है ना तो उसको जो है क्या करता है कि टीका देकर रखता है ताकि उसके शरीर में जो है जो विष है, जो हानिकारक चीज़ें हैं वह जो है नष्ट हो जाए, जिसे काटने के बाद भी व्यक्ति को कुछ ना हो। समझ गए। अगर
टीका नहीं लगता है तो उस कंडीशन में कुछ जंगली या कुछ जो है पालतू जो जानवर है अगर किसी को बाइट करता है, काटता है, तो उस कंडीशन में यह घातक रोग जो है फैला देता है, जिसे हम लोग रेबीज कहते हैं। समझ गए ना। तो ये जानवरों के काटने से रेबीज रोग होता है। जैसे घरेलू में बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, भेड़ व ऊँट हो गया, घोड़ा हो गया, समझ गए ना। इसके साथ ही जंगली जानवर में लोमड़िया हो गया, गिद्दर हो गया, लकड़भागा हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सब जीव से जो है काटने से व्यक्ति को रेबीज हो जाता है। समझ गए। और रेबीज एक खतरनाक रोग है जिसके प्रथम लक्षण, शुरुआती लक्षण से ही व्यक्ति में मृत्यु हो जाता है। समझ गए। खरगोश गिरहरी में रेबीज जो है 9 के बराबर होता है। इस चीज़ को समझ लिए। चलिए, काटने के बाद लक्षण क्या होता है तो देख लीजिए। काटने के समान लक्षण में दर्द और बेचैनी होता है, बिल्कुल सही है, सूजन हो जाएगा वहाँ पे। समझ गए ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे रेबीज के लक्षण में देखिए, सामान काटेगा तो उसका ये लक्षण होगा। अगर कोई नॉर्मल काटेगा तो उसमें जो लक्षण होगा दर्द बेचैनी के होगा और सूजन के होगा। जैसे ही यह चीज़ें रेबीज में बदल जाएगा, काटने के बाद अगर जैसे ही रेबीज फैल जाएगा तो देखिए रेबीज का लक्षण क्या होता है। जैसे बुखार व सिर दर्द होगा, उसके बाद है नौसिया होगा, उल्टी आएगा, समझ गए ना। उसके बाद गला पक जाना और खांसी होने लगेगा, समझ गए। उसके बाद जो है आपको रोगी को पैरेस्थेंजिया हो जाएगा, समझ गए ना। 40 से 60% रोगियों में पैरेस्थेंजिया होता है, समझ गए ना। उसके बाद व्यवहार का आक्रमण होना, जो जिसमें अगर रेबीज हो जाता है तो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है आक्रामक हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, समझ गए। उसके बाद देखिए अधिक थकावट होने लगता है व्यक्ति के अंदर, समझ गए। मुंह से झाग आने लगता है, निगलने में परेशानी होने लगता है रेबीज वाले को, समझ गए ना। उसके बाद पानी पीने में परेशानी होता है और सांस लेने में परेशानी होता है और लास्ट में व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, समझ गए। तो रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी होता है, इसलिए कोई भी अगर आपको जानवर काटे तो तुरंत टीका लेना चाहिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है इसके उपचार। फर्स्ट एड में अगर आपसे डायरेक्टली अगर पूछ दे कि रेबीज या कुत्ता काटने का फर्स्ट एड प्राथमिक सहायता बताए तो देख लीजिए, रोगी को शांत करे व तसल्ली दे, घाव को छूने से पहले दस्ताने पहने या हाथों को अच्छी तरह से धोएं। ठीक है, ये चीज़ें। नेक्स्ट है घाव को जो है साफ पानी से अच्छी तरह धोए और फिर सारे घाव वाले स्थान को अच्छी तरह से साबुन से धो दे। घाव पर कोई अच्छा एंटीसेप्टिक लोशन हो तो लगा दे। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा, घाव पर साफ कपड़े कीटाणु रहित पट्टी बांध दे, रोगी को अस्पताल लेकर जाए ताकि उसे सही चिकित्सा प्रदान किया जा सके। तो आप नॉर्मली किसी को अगर कुत्ता काट लिया है, कोई अगर जानवर काट लिया है, तो आप तो जान ही गए कि रेबीज में क्या क्या होगा, क्या क्या लक्षण होगा, तो उसी के अनुसार आप उसको प्राथमिक सहायता भी दे देंगे। ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं नक्सीर के बारे में देखते हैं, नाक से रक्तस्राव। ठीक है ना। देखिए, नाक से रक्तस्राव नथुनों में स्थित रक्त वाहिनियों के कारण बहने वाले रक्त की एक असमान स्थिति है। ठीक है ना। देखिए, नाक से रक्त आने को ही नक्सीर कहते हैं, समझ गए ना। अब ये नाक से जो है नाक में जो रक्त वाहिनी है उसमें जो है किसी भी प्रकार के चोट लगना, संक्रमण होना या सूख जाने से भी जो है उसको सूखने पर जो है नोच देते हैं तो उससे भी जो है ब्लीडिंग होने लगता है। तो या चोट लग जाने से, एक्सीडेंट हो जाने से नाक के रक्त वाहिकाओं में क्षतिग्रस्त होने से ब्लीडिंग होने लगता है, समझ गए। और बहने के कारण रक्त की यह एक समान स्थिति होता है, समझ गए, जिसे नक्सीर कहते हैं। लक्षण क्या होता है तो नाक से लगातार रक्त बहने लगेगा। अगर रक्त के साथ जो है साफ द्रव मिश्रित होकर आए तो यह CSF हो सकता है, जो खोपड़ी के अस्थि भंग का लक्षण है। अगर नाक से ब्लीडिंग हो रहा है और उसमें अगर कोई जो है साफ द्रव भी आ रहा है वाइट तो समझिएगा कि खोपड़ी में अस्थि भंग का इसका लक्षण है, यह समझ गए। फर्स्ट एड क्या होता है तो रोगी को दिलासा दिलाए, रोगी को बैठाकर सिर आगे की ओर झुला दे ताकि जो बाहर का ब्लीडिंग है बाहर हो जाए, समझ गए। रोगी के मुंह में अगर खून आए तो थूकने के लिए कहें। अगर मुंह में खून आए नाक वाला तो उससे जो है क्या करें, थूकने के लिए कहें, समझ गए। नेक्स्ट है देखिएगा, गर्दन व छाती के आसपास कसे हुए कपड़े को ढीला कर देना चाहिए। नाक को 10 मिनट के लिए पकड़ कर दबाव डाले, समझ गए। रोगी को सिर ऊपर की ओर न उठाने दे, इससे होगा क्या कि जो बाहर वाला खून है वह अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर रक्तस्राव रुक जाए तो रोगी को जो है कहे कि नाक झिरके नहीं, ठीक है ना। अगर रक्तस्राव रुक जाए तो पेशेंट को नहीं कहे कि आप जो है नाक को साफ करें, ठीक है ना। चलिए 8वां पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, देखिएगा यहाँ पे, अगर रक्तस्राव दोबारा चालू हो जाए तो तुरंत चिकित्सीय मदद प्राप्त करें, ठीक है ना। तो ये एपिस्टेक्सिस हो गया, समझ गए, नक्सीर। अब डूबना क्या होता है तो देखिए, जैसे ही कोई पेशेंट जो है पानी में गया, डूबा, तो डूबने से क्या होता है कि पेशेंट का जो है
पेशेंट का जो श्वसन मार्ग होता है उसमें जो है जल प्रवेश कर जाता है, और जल के प्रवेश करने के बाद जो नली है श्वास नली, वह तो सिर्फ और सिर्फ हवा के लिए बना है। उसमें कोई भोजन चला जाए, कोई पानी चला जाए तो व्यक्ति को जो है क्या होता है कि वह नली जो है ऐंठन होने लगता है उस नली में, समझ गए ना। जिससे होता यह है कि वहाँ पे जो पानी भरने लगता है, और पानी भर जाएगा तो फिर जो हवा जाना चाहिए जिस नली से होकर वहाँ पानी है तो हवा नहीं जा पाएगा, जिससे व्यक्ति का दम घुटने लगता है और उसी पानी में व्यक्ति दम तोड़ देता है, समझ गए ना। तो यही जो है डूबना होता है या डूबने से मौत होता है, समझ गए। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशन होता है जहाँ पे या तो उसके श्वास नली में नाक में मुंह में पानी घुस जाएगा और श्वास नली में चला जाएगा तो व्यक्ति को दम घुटने लगेगा, फिर वायु नहीं मिल पाएगा, जिससे व्यक्ति का डेथ हो जाता है पानी में ही। या एक कंडीशन हो सकता है कि जैसे कोई छलांग मारा पानी में और वहाँ पर अगर कोई ईंट कंकर कोई पत्थर हो कोई रड हो तो उससे जो है जाकर टकरा जाता है या चोट लग जाता है, तो जिसके कारण व्यक्ति को शॉक लग जाएगा और व्यक्ति मृत्यु हो जाता है, समझ गए। तो इस कारण से भी व्यक्ति को पानी में मृत्यु हो जाता है। तो यही चीज़ें आपका डूबना हो गया, समझ गए। चलिए प्राथमिक एड इसमें क्या क्या दे सकते हैं आप डूबने वाले को, देख लीजिए। सबसे पहले देखें कि प्राथमिक सहायक को स्वयं का कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले देखें कि प्राथमिक सहायक मतलब जो प्राथमिक सहायता देने वाला है उसको ये देखना चाहिए कि हमें खुद का तो कोई खतरा नहीं है, समझ गए ना। क्योंकि पानी में जाएगा तो हो सकता है वो भी डूब जाए, गड्ढा होगा तो पहले इसको देखना चाहिए, ठीक है। दूसरा है पानी के अंदर या बर्फ़ के ऊपर तब तक न जाए जब तक आपको विश्वास हो कि वहाँ जाना आपके लिए खतरा तो नहीं है। अब पानी के अंदर या बर्फ़ के ऊपर तब तक नहीं जाए जब तक आपको विश्वास खुद को ना हो जाए कि वहाँ जाने के बाद कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा लगे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक प्राण तो आगे से ही लटका हुआ है वहाँ पे पानी में, आप जाएंगे आप भी कहीं लटक जाएंगे तो फिर मुसीबत ही मुसीबत है। डूबते हुए व्यक्ति को कोई लंबा डंडा टहनी या रस्सी पकड़ाने की कोशिश करे। कोई सहारा पकड़ने के बाद व्यक्ति को किनारे की तरफ खींचे, ठीक है ना। आपके पास अगर कोई डंडा लंबी रस्सी या कोई टहनी है तो उसको जो है व्यक्ति को हाथ में पकड़ाए जो पानी में डूब रहा है, और उसे जो है कहे कि इसे पकड़ कर, और जब वो पकड़ ले तो धीरे धीरे सहारा देकर उसे किनारे की तरफ ले आए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिएगा कि सबसे पहले व्यक्ति को बाहर निकालकर उसका मुंह साफ करें। अगर मुंह में कुछ बाहरी वस्तु फंसी हो तो उसे निकालकर रोगी को कृत्रिम श्वास दें। सबसे पहले जब व्यक्ति किनारा पर आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और उसको मुंह को श्वास नली को देखेंगे कि उसके मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है। फंसा होगा तो उसे निकाल देंगे और कृत्रिम श्वास देंगे। यदि रोगी पानी के अंदर ही है तो पानी के अंदर भी श्वास दे सकते हैं। डूबने वाले व्यक्ति को बाहर निकालते समय बीच बीच भी श्वास देते रहें। जो व्यक्ति पानी में डूब रहा हो और आप भी उसमें उसके बचाने के लिए छलांग लगा दिए हैं तो आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि उस पेशेंट को जो है आप पानी से जब तक लाएंगे तब तक हो सकता है मृत्यु हो जाए बाहर लाते में, तो उसको बीच बीच में आप खुद से भी जो है उसे कृत्रिम श्वास आप अपने से दे सकते हैं, समझ गए ना। ये चीज़ है। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट है कि व्यक्ति को ज़मीन पर लाते ही देखे कि अगर श्वास क्रिया बंद हो तो तुरंत CPR दे। अब जैसे ही पेशेंट को पानी से निकाल कर बाहर लाए और ये पता चले कि पेशेंट का श्वास नहीं चल रहा है, बंद है, तो उसे तुरंत जो है CPR दे, समझ गए ना। कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन ये देंगे, समझ गए। इससे जो है जीवन देने के लिए ही बनाया गया है। जैसे ही रोगी का सांस लेने लगे तो उसके रिकवरी के लिए सूखे किनारे पर लाकर उसकी नब्ज की जांच करें। अब जैसे ही पेशेंट अब सांस लेने लगे और तो उसे जो है क्या करेंगे, नब्ज की जांच करेंगे, समझ गए, ताकि पेशेंट का जो पल्स है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिएगा कि रोगी को शरीर से ठंडे व गीले कपड़े हटा दें तथा शरीर को गर्म रखने के लिए कंबल आदि से ढके ताकि वह हाइपरथर्मिया का शिकार न हो, ठीक है ना। अगर कोई पेशेंट डूबा हुआ है उसको बाहर निकालिएगा, उसका श्वास चालू कर दीजिएगा, तो उस कंडीशन में उसका शरीर से जो है तापमान अचानक से गिर सकता है, तो इस कारण उसके शरीर से गीले कपड़े हटा दे और कोई गर्म कंबल या कोई चीज़ें रखकर उसको ढक दे, ठीक है ना, जिससे वह हाइपोथर्मिया से बच सके। नेक्स्ट है अगर व्यक्ति का सिर या गर्दन में चोट हो तो उसे हिलाए डुलाए नहीं। अगर पेशेंट छलांग मारते समय उसको अगर पानी में चोट लग गया है ब्रेन में तो उसको हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रोगी को आराम से लिटा दे और उसे बैठने में मना करे। रोगी को लेटे ही रहने दे, उसे बैठने के लिए मना करना चाहिए। रोगी को गर्म पेय पदार्थ दे सकते हैं जैसे चाय कॉफ़ी, ठीक है ना। रोगी को तुरंत अस्पताल पहुँचाने का प्रबंध करें। अब जो पेशेंट को डूब रहा है उसको आप बचा चुके हैं तो प्राथमिक सहायता देने के बाद श्वास उसे चालू कर देने के बाद उसे तुरंत जो है हॉस्पिटल में पहुंचा देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम करा दिए दम घुटना, नक्सीर, समझ गए ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें डूबते हुए, समझ गए ना। तो आपको से सांप काटना का हम करा ही चुके हैं, शौक लगने वाले को करा ही चुके हैं, जलने वाले पेशेंट का करा ही चुके हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप प्राइमरी फर्स्ट एड या फर्स्ट उपचार जो है आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।